Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. The life story of Mansoor, किस्त नंबर 28, सीजन 2, पावरमैन। एक हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था जिसमें एक शख्स का शो चल रहा था। ये लंबा तिरंगा 6.5 फुट का बॉडी बिल्डर शख्स था जिसने कमीज उतारी हुई थी। सर पर लंबे लंबे कांधों तक बाल रखे हुए थे और पूरा देव लग रहा था। उसने एक मोटी लोहे की सुलाख उठाई हुई थी और इसे दोनों हाथों में लेकर इसने जोर लगाया और लोहे की सुलाख को दोनों हाथों बाजुओं के जोर से टेढ़ा कर दिया। हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। इसके बाद इस शख्स ने लोहे की मोटी संगल ली और अपनी पीठ के साथ लपेटकर संगल के सिरों को दोनों हाथों से पकड़कर जोर लगाया तो वो संगल टूट गया। हॉल एक दफा फिर तालियों के शोर से गूंज उठा। लोग इसका नाम जोर जोर से पुकारते रहे, पावरमैन, पावरमैन। इसके बाद उस शख्स ने लोहे के एक ताले को जो एक बॉक्स के साथ लगा था दांतों में देकर अपने दांतों के जोर से टेढ़ा करके तोड़ दिया। हॉल फिर तालियों की आवाज से गूंज उठा। अब इसके सामने लोहे के रॉड में प्लेटें डालकर वजन पड़ा था। वजन 2 मन से ज्यादा था। पावरमैन वेट के करीब गया और झुककर लोहे के रॉड पर अपने दांत जमाए और रॉड मजबूती से दांतों से पकड़कर वजन के आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाना शुरू कर दिया। सौरे हॉल पर जैसे सुकूनत तारी थी। वो शख्स एक झटके से सीधा हो गया और भारी वजन वाला रॉड इसके मुंह में था। हॉल में शोर मच गया। इसने वजन नीचे फेंक दिया। इस तरह वो मुख्तलिफ करतब दिखाता रहा। कभी बर्फ के ब्लॉक मारकर मुक्का मारकर तोड़ देता, कभी ईंटें। इसका नाम तो पता नहीं क्या था मगर ये पावरमैन के नाम से मशहूर हो गया। ये इस तरह के शो करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। इसी तरह एक दिन ये सीक्रेट सोसाइटी की नज़रों में आ गया। उन्होंने इस पर तनवीनी अमल करके अपने साथ में ला लिया। अब वो सीक्रेट सोसाइटी का वफादार था जो इससे अपने काम लेते थे। गाड़ी हमारा ताक़ुब कर रही थी। हम बंगलोर से थोड़ा पीछे थे और आगे एक दरिया अरकावती आ रहा था जिसके पुल से हमने गुजरना था। रात का तकरीबन 1 बज रहा था जब हम पुल पर दाखिल हुए तो पुल के दरमियान चंद गाड़ियां खड़ी थी जिन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था और गाड़ियों की फ्रंट लाइट्स जल रही थी और सामने कुछ अफराद असलहा लेकर खड़े हुए थे। मैंने काजल को होशियार किया। उसने ग्लू कंपार्टमेंट से पिस्टल निकाल कर मुझे दिया और एक खुद रख लिया। मैंने कहा कि काजल, पीछे भी गाड़ी है और आगे भी। उन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। एक ही तरीका है कि गाड़ी पूरी स्पीड से चलाकर हम साइडों से गाड़ी के दरवाजे खोलकर कूद जाएं और इनका मुकाबला करें। काजल ने कहा, ठीक है। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज की और इनसे थोड़े फासले पर जाकर साइडों के दरवाजे खोलकर हम कूद गए। हम पुल पर फ्रंट रोल करके कूदे जिससे चोटें नहीं आईं। इन लोगों को हमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमारी गाड़ी पूरी रफ्तार से इनकी तरफ बढ़ी। उन्होंने गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। हमारी गाड़ी जाकर इनकी गाड़ियों से टकराई। उन्होंने बमुश्किल साइडों पर कूदकर अपनी जान बचाई। मैंने पुल पर गिरते ही फायरिंग शुरू कर दी। 2 अफराद गोलियां खाकर नीचे गिरे। काजल ने पीछे आती गाड़ी पर फायरिंग की जहां से हम पर फायरिंग हो रही थी। काजल की चलाई गोली शायद ड्राइवर को लगी। इससे गाड़ी संभल न सकी और इसने घबराकर एक्सेलरेटर पर पांव दबा दिया। वो गाड़ी हमारे पास से रफ्तार से गुजरकर सामने गाड़ियों से टकराकर धमाके से उलट गई। हमने फायरिंग जारी रखी। उनके काफी लोगों को निशाना बनाया। मेरी गोलियां खत्म हो चुकी थीं। मैं भागकर गाड़ियों के नजदीक पहुंचा और एक गाड़ी की आड़ लेकर पास खड़े एक शख्स का कॉलर पकड़कर खींचा और उसकी गर्दन दबाकर तोड़ दी और उसकी गन उठा ली और सामने खड़े 2 अफराद पर ब्रस्ट फायर किया। वो दोनों नीचे गिर गए। इतने में एक देव कामत शख्स गाड़ी के ओट से निकला और एक गाड़ी का दरवाजा तोड़कर मेरी तरफ फेंका। दरवाजा मेरे से ऊपर से गुजरकर पुल पर गिर गया। मैंने इसकी तरफ गन करके बर्स्ट मारा मगर वो तेजी से एक गाड़ी के पीछे हो गया।
दूसरे बर्स पर गन खाली हो गई। इस देव के बच्चे ने गाड़ी को पीछे से उठाकर आगे की तरफ उलट दिया और भागकर मेरी तरफ आया। जिस स्पीड से वो मेरी तरफ आया था, अगर मुझे टक्कर मार देता मेरा कचूमर बन जाता। मैं तेजी से छलांग मारकर गाड़ी के बॉनेट पर चढ़ गया। उसने मुड़कर पूरे जोर से मुझे हाथ मारा। मैं बैक समरसॉल्ट करके गाड़ी की छत पर पहुंच गया। उसका हाथ गाड़ी के बॉनेट पर पड़ा, जिससे बॉनेट में डंट पड़ गया और पूरी गाड़ी हिल गई। काजल ने पीछे से दौड़कर इसकी पीठ पे फ्लाइंग किक मारी। वो थोड़ा सा आगे को झुका और मुड़कर काजल की तरफ बढ़ा। काजल फ्लाइंग किक मार के नीचे गिर गई थी। इसने काजल को पकड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, मैंने पीछे से छलांग मारकर पूरे जोर से पंच इसके सर पर मारा, मगर वो तो जैसे लोहे का बना हुआ था। मेरा हाथ दर्द करने लग पड़ा। उसने झटके से गर्दन मोड़ी और एक जोरदार हाथ मेरी तरफ घुमाया। मैं नीचे बैठ गया और तेजी से रोल करके दूसरी तरफ हो गया। काजल ने पीछे से इसके लंबे बाल पकड़कर घुमाया, मगर इसने जोर से चक्कर देकर गर्दन को घुमाया तो काजल हवा में चक्कर खाने लगी और इसके हाथों से बाल निकल गए और वो उड़ती हुई दरिया की रेलिंग से टकराकर नीचे गिरने लगी थी कि इसके हाथ में एक पाइप आ गया। वो दरिया पर लटक रही थी। इतने में फिजा में एक हेलीकॉप्टर हमारी तरफ आया, जिससे हम पर फायरिंग होने लगी। मुझे और कुछ ना सूझा। अब एक ही रास्ता था, दरिया में कूदने का। मैंने दरिया की रेलिंग से छलांग लगाई और काजल को लेता हुआ नीचे दरिया में कूद गया। जिस जगह हम दरिया में कूदे वहां पानी बहुत गहरा था। हमें चोट नहीं आई। ऊपर हेलीकॉप्टर से हम पर फायरिंग हो रही थी, मगर हम महफूज थे। हम दरिया के पानी के साथ बहते हुए काफी दूर निकल आए थे और रात के अंधेरे में नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि हेलीकॉप्टर ऊपर से सर्चिंग लाइट की रोशनी में हमें तलाश कर रहा था। हम पानी के साथ बहते हुए किनारे की तरफ बढ़ने लगे। दरिया का पानी बहुत ठंडा था और ये था भी पहाड़ी इलाका। हम दरिया के किनारे के पास पहुंचकर दरिया से बाहर निकल गए। आगे कोई घना जंगल था। हम एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर जंगल में घुस गए। ऊपर हेलीकॉप्टर हमें मुसलसल तलाश कर रहा था। जंगल में हम महफूज रह सकते थे। काजल कहने लगी, ये देव का बच्चा कौन था? इसका हाथ पड़ जाता मेरी तो हड्डियों का कचूमर बन जाता। मैंने कहा, हमारे दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। उनके पास न जाने ऐसे कितने हथियार होंगे। हेलीकॉप्टर चक्कर खाकर वापस जंगल में आ रहा था और एक चक्कर खाकर ऊपर खड़ा हो गया। मैं तेजी से एक दरख्त पर चढ़ा और देखा कि हेलीकॉप्टर से रस्से नीचे फेंक गए हैं और कुछ लोग हेली रिपेलिंग करके नीचे उतर रहे हैं। इनकी तादाद से मैंने अंदाजा लगाया कि 10 के करीब होंगे। मैं तेजी से दरख्त से नीचे उतरा और काजल को सारी सूरत हाल बताई और कहा कि ये लोग हमसे आधे किलोमीटर के फासले पर होंगे और ये हमें एक दायरा में फैलकर तलाश करेंगे, क्योंकि कमांडोज का यही तरीका होता है, दुश्मन को जंगल में तलाश करने का। और ये दो दो की टोलियों में होंगे और इनमें थोड़ा फासला होगा और वायरलेस सेट या हेडफोन के जरिए आपस में राब्ते में होंगे और अगर हम कोशिश करेंगे तो इनसे निपट सकते हैं। हेलीकॉप्टर के शोर की वजह से परिंदे उड़ रहे थे और जंगली बंदरों का बहुत शोर था। हम छिपते छुपाते दरख्तों झाड़ियों की ओट में आगे बढ़ रहे थे। एक जगह हमें टॉर्च की लाइट दिखाई दी। हमने दरख्तों की टहनियों से खुद को कैमोफ्लेज किया हुआ था। जैसे ही टॉर्च वाला शख्स मेरी रेंज में आया, मैंने पीछे से जाकर इसकी गर्दन दबोच ली और एक हाथ सख्ती से इसके मुंह पर रखा हुआ था। मैंने एक झटके से इसकी गर्दन तोड़ दी। इसकी M16 गन उठा ली। इसकी तलाशी ली तो इसके कानों में एक माइक्रोफोन लगा हुआ था। वो उठाकर खुद पहन लिया। उसकी तलाशी से एक 10 इंच लंबा शिकारी खंजर भी निकाल लिया और एक ऑटोमेटिक पिस्टल भी। खंजर और गन अपने पास रखी और पिस्टल काजल की तरफ बढ़ाया। इस शख्स का दूसरा बॉडी अंदाजन 50 मीटर के करीब होगा। मुझे माइक्रोफोन में इसकी आवाज आ रही थी। वो मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे दाएं तरफ था। मैंने काजल को इशारा किया और हम दाएं तरफ बढ़ने लगे। माइक्रोफोन में से आवाज आ रही थी कि अभी तक वो हमें तलाश नहीं कर पाए। एक शख्स इनको अहकामात दे रहा था कि
कॉर्डन को थोड़ा क्लोज करना शुरू कर दो। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि वो 1 किलोमीटर तक फैले हुए थे। मुझे थोड़ी दूर एक शख्स नजर आ गया और वो खड़ा होकर पेशाब कर रहा था। इसकी टॉर्च ऑन थी। मैंने गन सीधी करके इसके सर को हिट किया और वो वहीं गिर गया। फायर की आवाज से जंगल गूंज उठा। माइक्रोफोन पर बार बार कोई चीख रहा था और पूछ रहा था कि क्या हुआ। मैं भागकर इस शख्स के पास पहुंचा। इसके पास एक एरो शूटर था जिस पे 4 तीर लगे हुए थे। मैंने वो काजल के हवाले कर दिया। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो सारे हमारे दाएं तरफ ही थे और फायर की आवाज सुनकर इधर ही बढ़ेंगे। तकरीबन 100 मीटर के फासले पर हमें 2 और नजर आ गए। मैंने और काजल ने एक साथ निशाना लिया। मेरी गोली उसके सर में लगी और काजल का तीर दूसरे की गर्दन में पेवस्त हो गया। दूसरी तरफ से हमारी तरफ फायरिंग शुरू हो गई। हम एक बड़े से पत्थर की ओट पे थे। गोलियां हमारे ऊपर और दाएं बाएं से गुजर रही थी। मैंने टॉर्च जलाकर एक दरख्त की झुकी हुई टहनियों में फंसा दी। दूर से टॉर्च की रोशनियां इस दरख्त पर पड़ी। हमने टॉर्च की रोशनी की तरफ फायर और तीर चलाए। दोनों उल्ट कर पीछे गिरे। अब 4 अफराद रह गए थे। अब फायरिंग नहीं हो रही थी मगर जंगली बंदरों की आवाजें बहुत तेज हो गई थी। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। एक शख्स की आवाज मुझे करीब सुनाई दी। काजल ने अंधेरे में मेरा हाथ दबाया और अपने बाएं तरफ इशारा किया और इसने एक टीले पर आहिस्ता से चढ़कर 2 तीर चलाए। एक की चीख की आवाज गूंजी। काजल एरो शूटर फेंक कर नीचे आकर कहा कि पहला तीर इसकी छाती में लगा है और दूसरा गर्दन में। तब मरा। हम आहिस्ता आहिस्ता चले, काफी दूर निकल गए। अब कोई आवाज नहीं आ रही थी, हत्ता कि माइक्रोफोन पर भी कोई नहीं बोल रहा था। एक जगह मुझे अचानक सामने जंगली चीता नजर आ गया। वो अचानक मेरे सामने आ गया कि मुझसे गन भी सीधी ना हो सकी। वो मेरी तरफ देखकर गुर्रा रहा था। मैं उसकी आंखों में देखने लगा। इसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मास्टर श्यांगली ने मुझे बताया था कि शमाबीनी करने से आंखों में इतनी पावर आ जाती है कि आप जानवरों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। प्रैक्टिस के दिनों में अक्सर मैं बिल्लियों और कुत्तों को कंट्रोल कर लेता था। वो मेरी आंखों में देखकर कुछ देर बाद भाग जाते थे। लेकिन यहाँ सामने चीता था और वैसे भी शेर, चीता, बिल्ली, सांप जब अपने शिकार की तरफ देखते हैं तो आंखों में आंखें डालकर पहले इसे हिप्नोटाइज करते हैं, जिसकी वजह से शिकार भाग नहीं सकता। ये इनमें कुदरती ताकत होती है। मैंने चीते की आंखों में देखकर आंखों ही आंखों में इसे भगा रहा था कि काजल ने इस पर पिस्टल से गोली चला दी। गोली इसके बाएं कंधे में लगी। चीता जख्मी होकर खतरनाक हो गया और उसने मुझ पर छलांग लगा दी। अचानक इसकी छलांग से मेरी गन गिर गई और मैंने बाएं तरफ छलांग लगाकर खुद को बचा लिया और अपना खंजर निकाल लिया। चीता वापस मुड़कर दोबारा मुझ पर झपटा तो मैंने तेजी से एक तरफ होकर नीचे से खंजर इसके पेट में मारा। चीते के पेट की जल्द नरम होती है। इसे अच्छा खासा घाव आया मगर वो चीता था और जख्मी था। वो गुर्राता हुआ दोबारा मुझ पर आया। मैंने बचने के लिए छलांग लगाई। मेरा पांव फिसल गया। मैं पीठ के बल पीछे की तरफ गिरा और चीता सीधा मेरे ऊपर छलांग लगा कर आ गया। उसने अपने खौफनाक दांतों से मेरे मुंह को दबोचने की कोशिश की मगर मैंने इसका गला बाएं हाथ से पकड़कर इसको दूर कर रहा था। मैंने दाएं हाथ में पकड़ा खंजर इसकी बाएं आंख में मार दिया। वो जैसे ही तकलीफ से थोड़ा पीछे हुआ मैं इसके नीचे से निकल गया। इससे पहले कि वो दोबारा हमला करता काजल ने गोली चला दी जो इसके माथे में लगी और वो गिरकर तड़पने लगा। बड़ा खौफनाक मंजर था। मैं एक तरफ होकर लंबे लंबे सांस ले रहा था। काजल ने मुझे देखकर कहा, बहुत हिम्मत से काम लिया तुमने। मैंने कहा, तुमने पहली गोली इस पर नहीं चलानी थी। मैं इसकी आंखों में आंखें डालकर इसको हिप्नोटाइज कर रहा था। मुझे कभी उम्मीद थी कि यह भाग जाता। काजल हंसने लगी कि भगवान का खौफ करो, ये कोई इंसान थोड़ी था। मैंने कहा, बस तुमने मेरा तजुर्बा फेल कर दिया। हम बातें करते करते काफी दूर निकल आए। सुबह का उजाला फैल चुका था। अचानक एक पहाड़ी के टीले से छलांग मारकर वो देव अचानक हमारे सामने आ गया। उस वक्त उसने सर पर लोहे का हेलमेट पहना हुआ था और जिस्म पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी।
इसके हाथ में गन थी जो इसने हमारी तरफ की हुई थी। मैंने इसके पाँव में देखा, उसने चमड़े के लॉन्ग शूज पहने हुए थे और पुतलों की टक इन की हुई थी। मुझे अचानक एक ख्याल सूझा। मैंने इसे कहा कि आओ, अगर मर्द हो, इतने ताकतवर हो तो मेरा मुकाबला करो। उसको गुस्सा आ गया और गन एक तरफ फेंक कर मेरी तरफ लहराता हुआ आया। मैंने तेजी से झुककर इसके पांव पर ऊपर से पूरी कुव्वत से खंजर मारा, जो इसके पांव को चीरता हुआ नीचे जमीन तक घुस गया। मगर मजाल है जो इसने स्टीव ही की हो। मैं रोल करता हुआ दूसरी तरफ हो गया। उसने झुककर जैसे ही खंजर निकालने की कोशिश की, काजल ने इसके दूसरे पांव पे 2 गोलियां मार दी। वो खड़ा नहीं रह सका और नीचे गिर गया। मैंने उसकी फेंकी हुई गन उठा ली। काजल ने एक गोली इसकी टांग में मार दी। काजल ने पिस्टल इसके गले की तरफ करके ट्रिगर दबाना ही चाहा कि मैंने इसे रोक दिया। मैंने उसे कहा कि रहने दो, ये जानवर मुझे बहुत पसंद आया है। मैंने इसे कहा सॉरी बॉस, अल्लाह ने ताकत के साथ इंसान को अक्ल भी दी है जो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे साथ ऐसे ही मुकाबला किया जा सकता था। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो बचकर इस जंगल से निकल जाओगे, फिर कभी मिले तो फिर 2-2 हाथ करेंगे। मैंने काजल को कहा कि चलो। हम वहां से चलते हुए एक पहाड़ पर चढ़े। सूरज निकल चुका था। दूर हमें एक गांव नजर आ रहा था। हम इसकी तरफ पैदल चलना शुरू हो गए थे। गांव पहुंचकर एक शख्स के दिमाग को मैंने काबू किया और इससे लिबास और खाना मंगवाया। गांव में एक शख्स के पास गाड़ी थी। इसके दिमाग को काबू किया और इसे कहा कि हमें मेन रोड पर छोड़ाए। गांव से मुझे तो पैंट शर्ट मिल गई थी जो कदरे तंग सी थी, मगर काजल को एक सुर्ख साड़ी मिली जो शायद इस शख्स की बीवी की शादी की थी। मेन रोड पर एक होटल पर बहुत जदीद सी गाड़ी रुकी जिसमें अकेला शख्स था। मैंने इसे ही लूटने का प्रोग्राम बनाया। इसके दिमाग से पता चला कि वो कोई बिजनेसमैन था जो बेंगलोर में रहता था और अपनी बीवी को धोखा देकर दूसरे शहर में अपनी किसी दोस्त को मिलकर आ रहा था। मैंने उसकी गाड़ी भी ली और पर्स भी जिसमें अच्छी खासी रकम थी। उससे आधे पैसे साथ आए ड्राइवर को दे दिए और कहा कि इसमें से आधी रकम इस शख्स को दे देना जिससे हमने कपड़े और खाना लिया था। वो शरीफ आदमी शुक्रिया अदा करके चला गया। उस बिजनेसमैन को हमने वहीं छोड़ा और गाड़ी बंगलोर की तरफ बढ़ा दी। अभी हम बंगलोर के मज़ाफ़ात में ही थे कि एक बड़ा सा बोर्ड लगा देखकर, जिस पर हिंदी ज़बान में कुछ लिखा था और एक तस्वीर लगी थी जिस पर सफ़ेद रंग के घोड़े पर तलवार लहराते महाराजा कल्की अवतार की तस्वीर लगी थी। काजल ने कहा गाड़ी रोको। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा कि यहाँ करीब ही महाराजा कल्की अवतार का मंदिर है। इस बोर्ड पर इसके बारे में लिखा हुआ है। लोगों को गाइड करने के लिए यह बोर्ड लगा है। चलो दर्शन करके आते हैं। मेरे लिए भी ये नया तजुर्बा था। मैंने तीर के निशान से गाड़ी ऊपर पहाड़ी की तरफ जाती सड़क की तरफ मोड़ दी। तकरीबन 2 किलोमीटर के बाद एक मंदिर के आसार नजर आए। हमने गाड़ी एक खुली जगह पर रोकी और मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर की बिल्डिंग काफ़ी बड़ी थी। उस वक्त दिन के 11 बज रहे थे और अच्छे खासे मकामी अफराद मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे थे। हम जूते उतार कर मंदिर में गए तो काजल ने दरवाजे के बाहर लगी एक घंटी बजाई। मैंने आज तक मंदिर फिल्मों में ही देखे थे। अंदर से एक पुजारी ने हमारा स्वागत किया, जिसे मैंने एक बड़ा नोट निकाल कर दिया तो उसकी बाछें खुल उठी। मंदिर के अंदर एक बुत महाराजा कल्की अवतार का बना हुआ था जिस पर फूल चढ़े हुए थे और सामने लोबान और अगरबत्तियां जल रही थी जिनकी खुशबू पूरे मंदिर में फैली हुई थी। दीवारों पर महाराजा कल्की अवतार की तस्वीरें लगी हुई थी जिन पर वो घोड़े पर सवार थे और हाथ में तलवार लेकर पापियों का सर्वनाश कर रहे थे। पुजारी ने थाली में फूल और लोबान जलाकर बारी बारी हमारे चेहरे के सामने 7 चक्कर देकर हमारी आरती उतारी और काजल की सुर्ख साड़ी देखकर कहने लगा, लगता है नई नई शादी हुई है। भगवान के दर्शन को आए हो? काजल ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, जी पुजारी। पुजारी ने कहा, स्वामी जी दूसरे हॉल में बैठे हैं, इनके भी दर्शन करें और अपने लिए प्रार्थना भी कराएं। हम वहां से निकलकर दूसरे हॉल में आ गए जहां काफी तादाद में यात्री बैठे हुए थे। हम एक जगह जाकर नीचे बैठ गए।
मेरे साथ बैठे शख्स ने कहा, लगता है आप पहली दफ़ा यहाँ आए। स्वामी जी बहुत पहुँचे हुए हैं और महाराजा कल्कि अवतार के बहुत बड़े भक्त हैं और इनका राब्ता है इनसे, इनको दर्शन भी देते हैं। जो भी बात हो इनसे पूछ कर बताते हैं। अपना मसला बताओ। स्वामी जी कमरे में जाते हैं। महाराजा कल्कि अवतार से पूछ कर हल बता देते हैं। इस तरह एक औरत काजल से ऐसी बातें कर रही थी। मैंने इस शख्स के दिमाग में झांका तो बहुत दिलचस्प मालूमात हासिल हुई। यह शख्स और वो औरत एक जैसे, न जाने कितने लोग स्वामी के अपने एजेंट थे और नए आने वाले लोगों को घेर कर स्वामी की तारीफें करते थे और बाज दफा पहले ही आने वालों से मसलहा पूछकर स्वामी को बता देते। हम जैसे ही मंदिर में पहुंचे थे, हमारी कीमती गाड़ी देखकर उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि तगड़ी असामी आई है। पहले पुजारी ने हमें शादीशुदा जानकर अंदर जाकर फोन पर स्वामी को हमारे बारे में बताया। उन लोगों ने अकेले कमरे में बैठे वाली जगह पर माइक भी लगा रखे थे। वहां पर आने वाले जो तन्हाई में जो बातें करते वो सुन लेते थे और इसी तरह स्वामी लोगों के मसाइल से वाकिफ हो जाता था। अक्सर लोग जब स्वामी के सामने आते तो वो पहले ही मसला बता देता, जिससे आने वाले लोग इसे पहुंची हुई शख्सियत समझ लेते। स्वामी दोनों हाथों से लोगों को लूट रहा था और अच्छा खासा सेटअप बना लिया था। उसने और दौलत भी जमा कर रखी थी। स्वामी एक पंडित का बेटा था और खासन पढ़ा लिखा था। उसने सोचा कि बाकी अवतारों की तो सब पूजा करते हैं, कोई अलग सेटअप बनाओ। महाराजा कल्कि अवतार के मंदिर बहुत कम थे हिंदुस्तान में, इसलिए इसने ये एक नया प्लेटफॉर्म चुना और यहाँ मंदिर बनाकर विराजमान हो गया। वो अपने मरीदों को हफ्ते में एक दिन भाषण भी देता था महाराजा कल्कि अवतार के बारे में कि वो आने वाले हैं, मुझसे बात करते हैं, मैं महाराजा कल्कि अवतार का सच्चा भक्त हूँ, मेरी पैरवी करो। मुझे उसका ये सारा मामला जानकर बहुत दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। मैंने कहा कि इसका भांडा फोड़ता हूँ और इसका अच्छी तरह बंदोबस्त करता हूँ। अचानक काजल ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अर्जुन कुमार तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और आंखें बंद करके अर्जुन कुमार के दिमाग में पहुंच गया। उसने हाल हवाल लिया और कहा कि तुमने इस स्वामी को कुछ नहीं कहना, ये गुरु महाराज का हुक्म है। महागुरु जी को सब आश्रम में एहतराम से गुरु महाराज भी कहते थे। मैंने कहा ये तो फ्रॉडिया है। अर्जुन कुमार ने कहा कि गुरु महाराज कहते हैं कि अगर झूठे नहीं होंगे तो सच्चों की पहचान कैसे होगी। इसको इसके हाल पर छोड़ दो। इसके मानने वाले भी इस जैसे लालची हैं और जिन्होंने सच्चों की तकजीब की हो वो सजा के तौर पर ऐसे झूठों की पैरवी करते हैं। ये पापियों से अपना बर्तन खुद भरवा रहा है, पापों से अपना बर्तन खुद भर रहा है। एक दिन महाराजा कल्कि अवतार इसका खुद हिसाब लेंगे। इसको कुछ अरसे की मोहलत है ताकि ये अच्छी तरह अपनी मुक्ति के सब दरवाजे बंद कर ले और खबीस खालिस से जुदा हो जाए। इसको अभी नंगा किया तो लोग कहेंगे कि महाराज कल्कि अवतार से भी भरोसा खत्म हो जाएगा। इसकी कोई औकात नहीं है, ये अपने फ्रॉडियों समेत खुद अपने पापों के गड़े में गिर जाएगा। तुम लोग यहाँ से निकलो और चेन्नई पहुंचो, वहां तुम्हें सूर्या नाम का बंदा मिलेगा। काजल इसे जानती है। वहां कुछ नए तमाशे तुम्हारे मुंतजिर हैं। मैंने कहा कि बेहतर है। मैंने काजल को कहा कि चलो उठो, हम वापस जाने लगे तो वो शख्स हमें रोकने लगा। मैंने उसे कहा कि कुछ देर मंदिर की सैर करके हम वापस आते हैं, अभी हमारा नंबर वैसे भी दूर है। दूसरी औरत से काजल ने जान छुड़वाई। वो औरत कहने लगी, तुम्हारी जोड़ी बहुत प्यारी है, लगता है मोहब्बत की शादी है। काजल शर्माने लगी। हम बाहर निकले तो मैंने कहा, यहाँ अच्छी बात सिर्फ ये जोड़े वाली मुझे पसंद आई। फिर मेरे मुंह से निकला, ये बात अगर बावज़ई ने सुन ली होती तो वो पता नहीं क्या कहती। काजल ने कहा, कौन बावज़ई? मैंने कहा, मेरी बहन की रूह है जो मेरी शादी की सख्त मुखालिफ है। तुम चलो यहाँ से। हम गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए।